फर्स्ट था आपके पास, भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के अनुसार कुमाऊनी की बोलियां निम्न में से हैं। कितनी बोलियां हैं? 12 बोलियां। ठीक है, आंसर होगा ए। ठीक है, देखो दोनों चीज याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा आपके पास कि कुमाऊनी बोली को 12, कुमाऊनी जो 12 बोलियां हैं उसमें किसने बांटा है कुमाऊनी बोली को? तो आंसर होगा डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने। ठीक है, अगर पूछा होगा कि वर्ग कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्ग। तो वर्ग अगर आपको पूछ रहा है तो वर्ग होंगे 4। ठीक है, अब आपको याद रखना है वर्ग 4 कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है पूर्वी हिंदी, पूर्वी कुमाऊनी, सॉरी। ठीक है, पूर्वी कुमाऊनी, फिर उसके बाद है आपका पूर्वी के बाद पश्चिमी कुमाऊनी, मतलब जो चारों डायरेक्शन है उन्हीं में बांटा गया है। पूर्वी कुमाऊनी, पश्चिमी कुमाऊनी, उत्तरी और दक्षिणी कुमाऊनी। ठीक है, तो आप उत्तरी और दक्षिणी, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कुमाऊनी है कौन से दक्षिणी कुमाऊनी में बोली जाती है, कौन सी पश्चिमी कुमाऊनी में कौन सी भाषा बोली जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 17 जो बोलियां इन्हीं के अंतर्गत है, जो 4 वर्ग है इन्हीं के अंदर 12 बोलियां हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं पूर्वी कुमाऊनी के अंदर कौन कौन सी बोलियां आती है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है पूर्वी कुमाऊनी के अंदर कुमैया। ठीक है, कुमैया आपको लिखना है, पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसी को काली कुमाऊं में जो बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है सौर्याली, सिराली और अस्कोटी। तो 4 बोलियां तो यहां पर बोली जाती है पूर्वी कुमाऊं में। 4 बोलियां कौन कौन सी? कुमैया, सौर्याली, सिराली और अस्कोटी। ठीक है, 4 ये होगी। उसके बाद पश्चिमी हिंदी में आपको याद रखना है सबसे पहले खसपरजिया। खसपरजिया क्वेश्चन बनेगा, खसपरजिया बोली कुमाऊं के किस भाग में बोली जाती है? पश्चिमी भाग में। ठीक है, उसके अलावा यहां पर है पाली पछाऊ, पाली पछाऊ बोली यहां पर बोली जाती है। फालदा कोटी, फालदा कोटी बोली यहां पर बोली जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है गंगोई, गंगोई बोली यहां पर बोली जाती है। इसके अलावा यहां पर आता है दानपुरिया, दानपुर क्षेत्र में जो बोली जाती है। और लास्ट है चौगरखिया। तो टोटल 6 बोलियां पश्चिमी कुमाऊं में बोली जाती है। 6 कौन कौन सी? खसपरजे, खस ये ख है। ठीक है, इसको जरा लिख लेना सही ढंग से। खसपरजिया, खसपरजिया, पाली पछाऊ, फालदा कोटी, गंगोई, दानपुरिया और चौगरखिया। तो 6 और 4 10। अब इनको आसान है याद करना, 2 बची हुई। एक तो यहां पर उत्तरी में जौहारी बोली जाती है, जौहारी, और दक्षिणी में बोली जाती है रचभैंसी। ठीक है, और रचभैंसी को कई जगह नैन तलिया के नाम से भी बोला जाता है, नैन तलिया। तो नैन तलिया या रचभैंसी एक ही बात है। ठीक है, तो ये होगी 17 बोलियां। ये है ना, सॉरी 12, ये है ना आपको 17 हिंदी में, वो 12 रोई याद आता है। ठीक है, देखो जो भाषा वैज्ञानिक त्रिलोचन पांडे के अनुसार कुमाऊनी बोली को 12 भागों में बांटा गया। 4 वर्ग, वर्ग आपको लिखे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी, ये हो जाएंगे इसके वर्ग। और इसके अंतर्गत जो 12 बोलियां वो ये होगी। अभी रिसेंटली पेपर में बना था आपका कौन सा पूर्वी कुमाऊनी है, कौन सा दक्षिणी कुमाऊनी है, इस तरह से कुछ भी बन सकता है आपके पास। तो ये आपको याद रखना है पूरा। ठीक है, अच्छा ये बताइए मुझे, गढ़वाली बोली को कितने वर्गों में बांटा है और किसने बांटा है? डॉक्टर गियर्सन के अनुसार गढ़वाली बोली को 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 8 वर्ग में बांटा गया है, उसको अलग अलग जगह 8 उसमें याद लिख लेना। गढ़वाली बोली को 8 भागों में डॉक्टर गियर्सन के द्वारा बांटा गया है। ठीक है, तो वो आपने पढ़ के आना है पहले, फिर मैं अगले दिन क्वेश्चन आएगा तो आपको दूंगा वहां से। ठीक है, तो क्वेश्चन घर से काम करके आना उस पर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शोक एवं दुख की स्थिति में किस परंपरा का निर्वहन किया जाता है राज्य में? उसको आवाजू बोला जाता है। ठीक है, आवाजू या आवाजा, कई बार कई जगह आवाजा भी बोला जाता है, तो एक ही बात है। ठीक है, देखो होता क्या है, जब किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, किसी की डेथ होती है परिवार में, तो कुछ समय के लिए 13-14 दिन के लिए, जो 13-14 दिन जब 13वीं तक होता है तो शोक मनाया जाता है। ठीक है, तेल नहीं खाते या हल्दी वगैरह का प्रयोग नहीं करते, तो उसी को आवाजा बोला जाता है कुछ समय के लिए। हाँ, त्योहार नहीं मनाते, त्योहार तो कुछ जगह तो 1 साल तक भी नहीं मनाते जो उनका। ठीक है, तो अलग अलग जगह, लेकिन आवाजा बोला जाता है उसको, ये आपको याद रखना है गढ़वाल में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पूर्ण वर्तमान काल को ही कहा जाता है आसन्न भूत। आंसर होगा सी। ठीक है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के 5 लिखो कौन कौन से होते हैं, और उनकी पहचान भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वर्तमान काल के 5 भेद कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले लिखो सामान्य वर्तमान काल, पहला आपने लिखना है
सामान्य वर्तमान, ठीक है, सामान्य वर्तमान। इसको पहचानना बहुत आसान है। जिस वाक्य के अंत में ता है आ जाए, जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है, ता है, तो इसकी पहचान आपको कैसे करना है कि अंत में क्या होता है, ता है, ता है, ती है, इस तरह के सेंटेंस आते हैं, ठीक है, तो आप पहचान सकते हैं। दूसरा जो आपके पास आता है वो आता है वर्तमान का दूसरा भेद है आपका तात्कालिक वर्तमान, ठीक है। तात्कालिक वर्तमान तात्कालिक वर्तमान की पहचान आप कैसे करेंगे, यहां पर रहा है, रही है, इस तरह के अंत में आते। जैसे मैंने बोला मोहन क्रिकेट खेल रहा है, तात्कालिक मतलब रिसेंटली जो कार्य हो रहा है, अभी हो रहा है, चल रहा है, वो पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। और इसी को क्या कहा जाता है, अपूर्ण वर्तमान भी कहा जाता है। कई बार इसको अपूर्ण वर्तमान भी लिखा होता है, ठीक है। अपूर्ण वर्तमान है तात्कालिक, अपूर्ण मतलब पूरा नहीं हुआ है, रहा है, इसका पहचान होता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे पूर्ण वर्तमान, इसी को आसन भूत भी कहा जाता है। पूर्ण वर्तमान, यहाँ पर लिखो पूर्ण वर्तमान, इसी को क्या कहा जाता है, आसन भूत। यही क्वेश्चन पूछा गया था, आसन भूत या पूर्ण वर्तमान, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पूर्ण वर्तमान जो कार्य, जैसे आपका यहाँ पर, जैसे मैंने बोला बच्चे आए हैं, ठीक है, बच्चे आए हैं, पूर्ण वर्तमान होगा, ठीक है। जैसे अभी वो आ चुके हैं, मतलब ये कार्य हो चुका है, पूर्ण वर्तमान, आए हैं, तो यहाँ पर क्या होता है लास्ट में इस तरह का सेंटेंस, आए हैं, चुके हैं, ठीक है, आ चुके हैं, मतलब हो चुका है काम, तो पूर्ण मतलब क्या होगा, कार्य हो चुका है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध। संदिग्ध वर्तमान को आप कैसे पहचानेंगे, यहां पर होगा, मैंने बोला मोहन क्रिकेट खेल रहा होगा, ठीक है, वो अभी खेल रहा है, वर्तमान का है, लेकिन होगा, तो वहां पर क्या होगा, संदिग्ध, हमें संभावना है वहां पर, संदिग्ध, तो यहाँ पर होगा, इसकी पहचान क्या होगी, होगा, होगा, होगी, इस तरह से यहाँ पर आ जाता है। और पांचवा है आपका, पांचवा जो है आपका संभाव्य वर्तमान, संभाव्य, संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है। संभाव्य वर्तमान काल मतलब संभावना, शायद, मैंने बोला शायद वर्षा होगी या शायद वर्षा हो रही होगी, ठीक है, तो शायद जहां पर आ जाए तो वहां पे संभावना जहां पर जताई जाए तो उसको आप सेंटेंस से भी पहचान लेंगे। तो ये 5 भेद आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 5। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, भूतकाल अगर आपके पास आ जाए तो भूतकाल के होते हैं 6 भेद, और भविष्य के 3, ठीक है। ये भेद आपको पता होना चाहिए, भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 और वर्तमान काल के 5 भेद, ठीक है। तो पांचों आपको ये बता दिए मैंने, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ है, हाँ आंसर होगा डी वाला, ठीक है। स्वामी के बात पर सेवक का साहस, आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रारूप लेखन का अर्थ क्या होता है, प्रारूप, हाँ पत्र का कच्चा रूप तैयार करना। प्रारूप मतलब कोई भी प्रारूप बनाना, किसी चीज का एक प्रारूप बनाना, यानी कच्चा चिट्ठा तैयार करना, कच्चा प्रारूप तैयार करना, ठीक है, आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। आपको जब भी नहीं है लिखा होता है, सबसे पहले उसको आपको अंडरलाइन, जब जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, क्वेश्चन में पढ़ते हुए ये आपको विशेष ध्यान देना है कि जहां पर नहीं है लिखा उसको या तो अंडरलाइन करेंगे या उसके अंदर ऊपर सर्किल कर लेंगे, उससे क्या होगा आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि नहीं लिखा है या है लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं लिखा है तो आंसर होगा आपका डी वाला, क्योंकि डी क्या है, दीर्घ स्वर होता है, ठीक है। अगर हम स्वरों को वर्गीकरण करें तो स्वरों को 3 प्रकार से बांटा गया है, एक है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है संयुक्त स्वर, और एक प्लुप्त स्वर भी होता है, प्लुप्त स्वर, ठीक है। अब इनको हम समझेंगे। ह्रस्व स्वर वो स्वर होते हैं जिनमें केवल एक मात्रा का समय लगता है, जैसे आपका अ, छोटी ई, छोटा उ और री, इनकी संख्या होती है 4। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, 4। दीर्घ स्वर, दीर्घ में भी 2 होते हैं, एक मूल दीर्घ होता है और एक संयुक्त दीर्घ होता है, ठीक है। तो अगर दीर्घ टोटल संख्या इनकी बात करें तो 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये तो क्या हो जाएंगे, मूल दीर्घ, ये क्या होंगे, मूल दीर्घ स्वर होंगे। फिर उसके बाद संयुक्त दीर्घ स्वर होते हैं, मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 3, ठीक है। उसके बाद आएंगे संयुक्त दीर्घ स्वर, ए, आई, ओ और आओ, ठीक है।
इनको संयुक्त इसलिए बोला जाता है क्योंकि दो स्वरों के मेल से ये बनते हैं, ठीक है। अगर मैं ए की बात करूं तो ए बनता है अ प्लस ई से बनता है, छोटी ई से। आई की बात करूं तो अ प्लस ए से बनेगा, ठीक है। ओ की बात करूं तो अ प्लस ऊ से बनता है, और औ की बात करूं तो अ प्लस ओ से इसका निर्माण होता है। तो इसलिए इनको संयुक्त दीर्घ स्वर कहा जाता है, क्योंकि होता क्या है कि ये दो स्वरों के मेल से बने होते हैं। संयुक्त दीर्घ स्वर इसलिए इनको बोला जाता है। मूल दीर्घ स्वर है 3, ठीक है। तो टोटल इनकी संख्या 7 होती है। क्वेश्चन थोड़ा डीप बन जाए कि मूल दीर्घ स्वर कितने हैं, तो 3, और संयुक्त दीर्घ स्वर के 4, ठीक है। इसके अलावा प्लूप, ये संयुक्त स्वर इन्हीं को बोला जाता है। संयुक्त स्वर कौन है? संयुक्त दीर्घ, ए आई वो यहीं पर लिख दिया मैंने उनको, ठीक है। तो ये हो जाएंगे। उसके बाद प्लूप स्वर होते हैं। प्लूप स्वर वो स्वर होते हैं जहां पर दो मात्रा से भी अधिक का समय होता है, समय लगता है। इनका जो प्रयोग किया जाता है नाटक या संवादों में किया जाता है। जैसे राम बोलते हैं ना, इस तरह से ये वाला है राम, इस तरह से ओम। तो यहाँ पर प्लूप स्वर का प्रयोग किया जाता है। नाटकों और संवादों में इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये इनको आपको याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली बेसिक क्वेश्चन बनेगा, कौन सा स्वर दीर्घ है, कौन सा ह्रस्व है, कौन सा मूल स्वर है, या प्लूप स्वर कौन सा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वेद से उत्पन्न होने वाला एक के लिए एक शब्द क्या होगा? स्वेदज, ये होगा स्वेदज, ठीक है। आंसर होगा बी। जब भी आपके पास जन्म की बात आए तो वहां पे जौ जरूर होगा। जौ मतलब जन्मा, स्वेदज मतलब स्वेद मतलब होता है पसीने, पसीने से जन्मा हुआ, स्वेदज उसको बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा बी। अगर मैं इसकी तत्सम स्वरूप की बात करूं तो ऑप्शन सी और डी, ये जो पसीना होता है, पसीना के तत्सम शब्द है पसीना, ठीक है। तत्सम रूप या स्वेद, यहाँ पे लिखो पसीना, लिखो पसीना क्या होता है? पसीना इसका तद्भव रूप होता है, ठीक है। ये हो जाएगा इसके तत्सम रूप। प्रस्विन और प्रस्वेद कई बार लिखा होता है। तो ये जन्म, जौ आना जरूरी होता है जहां पे जन्म की बात होती है, ठीक है। तो आंसर होगा आपका बी वाला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना था, तद्भव शब्द और तत्सम शब्दों को मिलाना, ठीक है। तो देख लेते हैं। पत्थर जो है इसका तत्सम रूप होता है प्रस्तर। भोजाई का तत्सम शब्द होगा भ्रातृ जाया। सुहाग का होगा सौभाग्य, और धुआं का होगा, वैसे धूम्र होता है, यहाँ पे मौ पे रॉ भी होता है, इस मिस्टेक हो रखा था इसमें, ठीक है। तो धूम्र होगा, ऑप्शन से हो गया होगा। तो आंसर कौन सा निकल रहा है? बी वाला। इसका सही आंसर होगा बी। उस पे मौ पे रॉ भी लगा जाता है, धूम्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंधे के हाथ बटेर लगना के लिए प्रसिद्ध कुमाऊनी लोकोक्ति है, अनाला चोट कनाला, ठीक है। तो आंसर होगा डी। ये लिखा भी रखा आपको, तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी के व्यंजनों के वर्ग कितने हैं? 5 वर्ग हैं, ठीक है। आपको याद रखना है 5 वर्ग। कचट तप कौन कौन से होते हैं? क, च, त और प। अगर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बन जाए तो इस तरह से बन सकता है। देखो, क वर्ग के बाद कौन सा वर्ग आता है, ठीक है। तो क के बाद च वर्ग, फिर च वर्ग के बाद ट वर्ग, ट के बाद प। तो कचट तप आपको याद रखने हैं। इन्हीं का उच्चारण स्थान के हिसाब से इनको हम पढ़ते हैं KTMDO, ठीक है। इस तरह से आप पढ़ सकते हो, क्योंकि जो क वर्ग का है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। च वर्ग का तालु, ट वर्ग का मूर्धन्य, त का दंत्य और प का ओष्ठ, ठीक है। तो एक तो क्रम याद हो गया, एक वर्ग याद हो गए, और एक इनका उच्चारण स्थान याद हो गया, ठीक है। तो ये आपको ऐसे याद रखना है। आंसर होगा इसका बी 5। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन का, ठीक है। आंसर होगा आपका सी। तो हिंदी का आरंभिक काल था, उसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत, उनके अलग अलग उसको नामकरण किया था उनका। तो क्वेश्चन आता है आपके पास कि राम कुमार वर्मा ने इसको क्या नाम दिया था? तो राम कुमार वर्मा ने इसको दिया था संधि काल। यहाँ पे लिखेंगे आप, संधि काल की संज्ञा किसने दी थी? राम कुमार वर्मा ने, ठीक है। मिश्र बंधुओं ने इसको प्रारंभिक काल कहा था। प्रारंभिक काल किसने कहा था? मिश्र बंधुओं ने, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ विद्वान है, जैसे आपका कई बार पूछा जाता है कि वीर गाथा काल इसको किसने कहा था? तो वीर गाथा काल जो कहा था वो कहा था रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि इसको बीज बप्पन काल किसने कहा? बीज बप्पन काल, ठीक है। तो आप याद रखेंगे महावीर
प्रसाद द्विवेदी, बीज विपन काल महावीर प्रसाद। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए और क्या क्या नाम थे इसके, जैसे आपका इसका चारण नाम कई बार पूछा जाता है, चारण किसने कहा था? चारण काल कहा था गियर्सन ने, डॉक्टर गियर्सन। ये हो जाएंगे प्रमुख। ठीक है, तो इनको भी याद रखना साथ में कि आरंभिक काल को क्या नाम दिया गया था। आदिकाल किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, लिख लो उसको भी वहां पर। आदिकाल कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? कौन सा था यहाँ पर? ये अभी रिसेंटली आपको मैंने पूरा अलग अलग लिखाए थे, तो आंसर होगा समाचार सुधावर्षण। आपको पूछा है दैनिक समाचार पत्र। ठीक है, तो दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? समाचार सुधावर्षण था, जिसको श्याम सुंदर सेन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? श्याम सुंदर सेन, लिख लेना उसके आगे, श्याम सुंदर सेन द्वारा इसका संपादन किया गया। ठीक है, क्वेश्चन इस वाले में लिखो ऑप्शन बी में, हिंदी का पहला समाचार पत्र ये कैसा था? साप्ताहिक था। ये दैनिक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है क्या? दैनिक। अगर आपका आएगा दैनिक तो वो होगा आपका समाचार सुधावर्षण, जिसको श्याम सुंदर सेन ने संपादित किया था। अगर क्वेश्चन आएगा आपके पास हिंदी का पहला समाचार पत्र, तो उदंड मार्तंड। ठीक है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, और याद रखना आपको 30 मई इसको निकाला गया था, 30 मई 1826 को। किसके द्वारा? जुगल किशोर द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में रिपीट हो रखा है और आपको याद रखना है इसको। ठीक है, जुगल किशोर के द्वारा निकाला गया था 30 मई 1826 को। यह पहला साप्ताहिक था। कैसा था? साप्ताहिक, हिंदी का पहला समाचार पत्र। ठीक है, तो अंतर स्पष्ट याद रखना है, ये साप्ताहिक था, दैनिक होगा तो समाचार सुधावर्षण था। 1874 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा हिंदी की पहली पत्रिका, तो संवाद कौमुदी ये पत्रिका थी, और ये किसने निकाली थी? राजा राम मोहन राय ने 1928 में। ये कैसा था? साप्ताहिक था। 1828। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828। एक कैसी थी? ये क्या था? पत्रिका थी, पत्रिका। ठीक है, तो तीनों क्लियर रखना आपको, इसलिए मैंने एक ही ऑप्शन में सारे बता दिए आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द कौन सा होगा? आविष्कार, ऑप्शन सी वाला होगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, किस ध्वनि के उच्चारण में नासिक से अधिक व मुख से कम सांस बाहर निकलती है? अनुस्वार। पिछली क्लास में आपका पूरा डिस्कशन किया था इसके बारे में, अनुस्वार और अनुनासिक। ठीक है, मैं हमेशा आपको बोल रहा होता हूँ कि जब भी मैं आपको कोई चीज लिखाता हूँ तो उसको नोट जरूर किया करो। बहुत सारे बच्चे लिखते नहीं है, या तो मजाक समझते हैं उस चीज को, या ये सोचते कि पेपर में नहीं बनेगा। आपको जो चीज लिखाई जा रही है ये समझो कि हर एक क्वेश्चन पेपर में बनने वाला है, तब जाके आप उसको याद कर पाएंगे, तब जाके पढ़ेंगे। ये समझो कि अगले दिन यही पेपर में आना है, तब वो याद भी होता है। मैंने आपको लिखाया भी था, अनुस्वार जो होता है उसको हम, उसका चिन्ह होता है अंक की जो मात्रा होती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अंक की बात, जैसे मैंने अंगूर बोला, अंगूर पे अंक की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग ज्यादा हो रहा है? नासिका का, अंगूर। ठीक है, नासिक का प्रयोग ज्यादा रहा है, मुंह का कम। उच्चारण दोनों से होता है, नाक और मुंह दोनों से होता है, लेकिन नासिक का प्रयोग यहाँ पर ज्यादा किया जाता है। ठीक है, अनुनासिक में क्या होता है? अनुनासिक जो होता है वहां पर अर्धचंद्राकार बिंदी होती है, इसका चिन्ह आपको पता होना चाहिए, ये होता है। ठीक है, यहाँ पर मुंह का अधिक प्रयोग किया जाता है और नाक का कम प्रयोग किया जाता है। दोनों ही जगह नाक और मुंह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मुंह अधिक प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर नाक अधिक प्रयोग किया जाता है। हवा दोनों जगह से निकलती है, लेकिन कहीं से ज्यादा, कहीं से कम, कहीं से ज्यादा। तो इसके हिसाब से इनको अनुनासिक और अनुस्वार के हिसाब से बांटा गया है। ठीक है, और एक होता है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक, निर्नुनासिक में हमेशा आपको याद रखना है, निर मतलब नहीं, ऐसे भी समझ सकते हो। इसमें नासिक का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल मुंह से बोले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है केवल मुंह से बोले जाते हैं, इसमें नाक का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो केवल मुंह से। जैसे आपका अ आ ई। ठीक है, तो ये केवल मुंह से, मुंह का इनमें प्रयोग किया जाता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो कौन सी नहीं होगी? राजस्थानी। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, एक ये वाला बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि राजस्थानी, और दूसरा अंग्रेजी। अंग्रेजी भी हमारे संविधान में नहीं है, 8वीं अनुसूची में नहीं है। अंग्रेजी और राजस्थानी बहुत बार आपका पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, जो हमारे जो संविधान में है वो टोटल कितनी भाषाएं हैं?
22 भाषाएं, ठीक है। मूल संविधान में कितनी थी? 14 भाषाएं थी, ये आपको याद रखना है। मूल संविधान में हमेशा कौन सी कितनी थी? 14 थी, ठीक है। फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हमने पहले को बताया आपको, सबसे पहले जो जोड़ी गई थी वो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। सिंधी भाषा जो जोड़ी गई थी वो थी 15 नंबर की। 15वीं जो भाषा जोड़ी गई थी कौन सी? सिंधी। इसको जोड़ा गया था 1967 में, और संविधान संशोधन आएगा तो 21वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, ठीक है। उसके बाद जो जोड़ी गई थी वो हम ऐसे नमक से हमने याद कराया था या याद किया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये भाषा जो जोड़ी गई थी, ये जोड़ी गई थी 1992 में। और संविधान संशोधन कौन सा था? 71वां संविधान संशोधन था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, तो 4, 14, 15 और 3, 18। उसके बाद 4 भाषाएं और भी थी, उनको हम BDMS के नाम से याद किया था, BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये कब जोड़े गए थे? 2003 में। संविधान संशोधन आएगा तो 92वां संविधान संशोधन। ये पूरा क्लियर रखना है। तो टोटल कितनी होगी? 22। हमारे संविधान में टोटल अभी भाषाएं हैं 22, मूल संविधान में थी 14, ठीक है। उनमें से राजस्थानी नहीं आती और अंग्रेजी भी याद रखना है, नोट करके, उसको नोट करके रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है? आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन बी आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्दों का पूर्णमासी, ठीक। पूर्णमासी नहीं होता है, पूर्णिमा होता है। इसका जो तत्सम रूप होता है पूर्णिमा। पूर्णमासी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो पूर्णमासी नहीं बल्कि पूर्णिमा होता है, जब चांद पूरा निकलता है उसको पूर्णिमा बोला जाता है, ठीक है। तो ये तत्सम रूप पूर्णिमा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच स्थित हो उन्हें क्या कहते हैं? बीच मतलब अंतस्थ। आंसर होगा सी, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। इनकी संख्या होती है 4, या, रा, ला और वा, ठीक है। आप मुझे फटाफट बताओगे स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। क वर्ग से लेकर क से प, लास्ट वर्ग कौन सा होता है? प वर्ग। अभी कचट तप लिखा है ना, तो ये यहाँ भी काम आ सकता है आपका। तो इसमें टोटल जो होते हैं, हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, तो 5 पंजे 25, तो 25 होते हैं, ठीक है। आपको याद रखना, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। परकंपी व्यंजन किसे कहते हैं? र को। परकंपी व्यंजन या फिर लुंठित, लुंठित भी बोला लिखा होता है कई बार, और परकंपित भी बोला होता है, ठीक है। तो रॉ ही होता है। एक होता है पार्शिव। पार्शिव कौन सा होता है? लॉ। पार्शिव व्यंजन होता है लॉ, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक आता है स्पर्श संघर्षी, और एक होता है उष्म संघर्षी। स्पर्श संघर्षी किसे बोलते हैं? च वर्ग, ठीक है। यहाँ पे लिखो, एक जगह पे लिख लो इनको, स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी होता है च वर्ग, चा, छा, जा, झा, यहाँ, यानी कि 5 इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है उष्म संघर्षी। उष्म संघर्षी, इसमें 4 आते हैं, श, श, श और ह। ये क्या है? उष्म संघर्षी है। तो आपको याद रखना है स्पर्श संघर्षी, उष्म संघर्षी, ठीक है। एक आपका वत्सर्य व्यंजन भी होता है, कई बार अभी पेपर में पूछा गया था, वत्सर्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो इसको आपको याद रखना है, सा, र, ल और ज। सरल जन से याद रख सकते हैं, सरल जन, तो ये होते हैं वत्सर्य व्यंजन। चौवर्ग, पांचवा, पांचवा नहीं आता, चौवर्ग लिखते हैं ना उसमें, 5वां अक्षर तो वैसे भी वो वाला नहीं आता इसमें, तो चौवर्ग आपको याद रखना है। इस पर संघर्षी चौवर्ग, तो 4 आएंगे इसमें फिर, ठीक है। चलिए देख आगे, हो गया ये नोट। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आपके पास, कौन सा स्पर्श संघर्षी, ये व्याकरण है, यहाँ से आपका बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं और 1 नंबर यहाँ से आसानी से आप ले सकते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, जो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के अपनेपन का बोध कराता है, कौन सा सर्वनाम है? अपने निजवाचक सर्वनाम, अपने आप, निजवाचक, ठीक है। मैं, अपना, अपनेपन का, मैंने बोला मैं, तो मैं क्या? अपने आप, निजवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वैश्वानर किसका पर्याय है? राक्षस का। वैश्वानर अग्नि का, वैश्वानर अग्नि का होता है, ठीक है। फ्लो में आपका
वैश्वानर होता है अग्नि का, राक्षस का आपका याद रखना यातुधान। यातुधान किसका होता है? राक्षस का होता है, ठीक है, यातुधान राक्षस। अच्छा ये बताओ मुझे, अजर किसका होता है? देवता। अजर, अमर, ठीक है, सुर, यहाँ पे लिखो अजर, अमर, सुर, ठीक है, ये सब किसके होंगे? देवता के। अग्नि के तो बहुत सारे, वैश्वानर भी अग्नि का है, ठीक है। वायु शखा किसका होता है? वायु शखा अग्नि का होता है, ठीक है, वायु शखा भी होता है, ये भी आपको याद रखना है।